हाँ तो मेरे कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आंसर अपने प्यार से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को संघर्ष बैच लॉन्च हुआ है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें भी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो संघर्ष बैच की वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संघर्ष बैच में आप सभी को क्या फीचर्स मिलेगा, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, जो भी नोट्स थे उन लोगों के बारे में बताया गया है। तो आप सभी से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को अवश्य ही देखे होंगे, तभी हमारा क्लास कर रहे होंगे। आप लोग को प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी तो वीडियो क्लासेस तो प्रतिदिन ही आप लोग को मिलेगी। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उन लोगों में आप सभी को इस अथू का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बता दीजिए। आप सभी को इस अथू इस मतलब इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। क्लास 10th का पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप सभी को मिल जाएगा। तो आप सभी को यह बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप ये पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। ये पीडीएफ जो आप लोग को लग रहा है सब फ्री में ले सकते हैं। हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। सब क्लासेस आप लोग को हो चुकी हैं। अभी हम लोग का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है। ये सब हम लोगों ने कल के बारे में समझ लिया है, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। अब आते हैं हम लोग यह पढ़ना है कि द्रव्यमान संरक्षण मतलब रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हाँ, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये टॉपिक है। रासायनिक समीकरण मतलब संतुलित करना क्यों आवश्यक है, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। तो कहने का मतलब द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान न तो द्रव्यमान का नहीं निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो नहीं द्रव्यमान का निर्माण होगा, नहीं विनाश होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है ये जान लेते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो इसका राइट आंसर उत्तर इसका हम लोग लिखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक समीकरण के बाद मतलब इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद गलती हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। द्रव्यमान मेन बात रखना है, हम लोग को याद रखना है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो न द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है और आप लोग को यह बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार ही पूछा हुआ है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे उन लोग को तो अवश्य ही आप लोग बेसिक से पढ़ते हुए चलिए। हम लोग का बेसिक क्लास पहले हो चुका है। रासायनिक अभिक्रिया को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से मतलब संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को 2 तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके से किया, पहला क्या है, अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि। अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि, यानी कि अनुमान मतलब अनुमान लगाएंगे हम लोग। तुक्का का मतलब वही होता है कि मतलब भरोसे पे कोई तुक्का लगा दिए, सही हुआ तो सही है, नहीं तो गलत हुआ तो गलत है। एक होता है बीजगणितीय विधि, ठीक है। एक होता है बीजगणितीय विधि। आप अगर जब ये पढ़े होंगे कि मतलब आपको संतुलित समीकरण असंतुलित समीकरण के बारे में बता दिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को असंतुलित दिया हुआ है, संतुलित नीचे समझाया गया है। तो आप लोग वो क्लास को देखेंगे तो समझ में आया होगा, नहीं तो अभी भी आप लोग समझ सकते हैं। जिसमें 2H मतलब 2 गो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का 2 ठे, तो इसका मिलकर क्या बन रहा है
H2O यानी कि जल बन रहा है। तो जल बन रहा है तो क्या असंतुलित समीकरण है। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और इधर मतलब 2 4 लगा दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 लगा दिया गया है और यहाँ पे क्या है 2 गो है। और इसी को हम लोग क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन भी 4 गो, ऑक्सीजन भी 4 गो, तो ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। तो असंतुलित को संतुलित करना है, तो आइए हम लोग कुछ समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। जैसे में ये आपको क्या हो गया, संतुलित करना है, ठीक है। तो ये सब संतुलित के बारे में, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, क्या हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा, तो 2H है और यहाँ पे H2 है यहाँ पे और Cl2 है। तो इसको हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो H2 और Cl 2HCl बनेगा, 2HCl। तो यानी कि HCl बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2 हम लोग को संतुलित करना है ना समीकरण, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस जल और यहाँ पे क्या गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना है। ये विस्थापन अभिक्रिया में आता है, ठीक है। तो अभी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो सोडियम है और H2 है, इससे हम अभिक्रिया कराएंगे तो NaOH बनेगा। तो और हाइड्रोजन 2 गो, तो ये हाइड्रोजन का नीचे तो 2 गो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे Na के बगल में जब हम 2 Na के बगल में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाया है, 2 लगाया है ना। यहाँ पे हमने लगा दिया तो इससे क्या हो गया कि हम लोग का सोडियम भी 2 गो हो गया, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्साइड भी 2 गो हो गया। और इधर सोडियम एगो है, और इधर H2O मतलब इधर 4 गो है, तो इधर भी हम लोग 2 लगा देते हैं, ठीक है। इधर भी हम लोग 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत, सोडियम के जगह पे 2 लगा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक हम लोग समझ गए, यहाँ तक सोडियम हाइड्रोक्साइड तक। यहाँ पे आप देख लेते हैं हम लोग कि जिंक सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पे क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट सिल्वर बन रहा है। तो ये इसको भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको संतुलित करना है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। संतुलित करने के लिए करने का बीजगणितीय विधि, संतुलित करने का बीजगणितीय विधि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है आप लोग का सॉल्व कराया गया ना यम में, और ए बी मान लिए हम लोग और इधर सी समीकरण मान लिए, ए समीकरण ए बी और यहाँ पे सी समीकरण मान लिए। तो ए सी यहाँ पे देखिए एम जी क्या है, ए है, और ओ क्या है, 2B है, 2B यानी कि हमारा 2 गो क्या है, यहाँ पे एक जगह पे एक रख जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माना कि समीकरण ए और 2 से, ए और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण देखिए ये हम लोग का मैग्नीज और क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीज और O2 है, तो इससे क्या बन रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये बना रहा है LHS बराबर RHS। ये हमारा यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं कि Mg क्या है, A है, और O2 क्या है, B है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, और C मान ले रहे हैं हम लोग, समीकरण 1 समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत होना चाहिए। माना कि समीकरण 2 और 1 से, ठीक है, मतलब 1 और 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर सी है और सी बराबर ए है। चूँकि सी का मान हमारा क्या है, सी का मान क्या है, 1 है, सी का मान 1 है, और यहाँ पे हमारा सी का मान क्या है, 1 है, यानी कि ए का मान हमारा क्या है, सी है। ए का मान हमारा ए बराबर सी है, तो यानी कि ए का मान हमारा क्या है, सी है। और यहाँ पे सी जो है, सी का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे क्या है, सी का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी का मान कितना है, माना कि ए बराबर 1 है, माना कि ए बराबर 1 है, यहाँ पे दिया गया है। तो समीकरण 1 से ए का मान 1 मतलब जहाँ 1 है वहाँ पे ए है, जहाँ पे वहाँ पे 1 रखना है। तो हमारा ए बराबर सी है, तो चाहे सी बराबर 1 रखें चाहे ए बराबर 1 रखें, बात एक ही होगा। और यहाँ पे 2B और सी है, तो यहाँ पे जब
यहाँ पे अगर जब ये इधर आ जाएगा तो इधर में क्या आ जाएगा, इधर क्या, इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा ये। तो ये ग्राफ ये विधि हो गया। तो अब हम लोग अब और ए और बी का मान समीकरण, मतलब ए और बी का मान समीकरण में रखने पर, तो हमने ए और बी का मान रखा, तो रखने के बाद क्या बनेगा, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए और बी बराबर, यहाँ पे देख लीजिए ए बी बराबर क्या किया है कि ए बराबर मैग्नीशियम प्लस यहाँ पे क्या कर दिया BO2 और यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? देख लीजिए, कहने का मतलब यहाँ पे समझिए, जो ए का मान क्या है Mg और बी का मान क्या है O2, तो इससे क्या बनाएगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बात में ख्याल रखिएगा, यहाँ पे एक मैग्नीज और प्लस हाफ O2 क्या बनेगा 2 मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत है? सभी में हर से गुणा करने पर, यानी कि यहाँ पे संतुलित नहीं थे, इसको हमको क्या अथु मिलाना थे, हर से गुणा करेंगे 2 से, 2 का सभी में गुणा कर देंगे, तो ये हमारा मान ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, सभी में जब हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप लोग ग्राफी भी तो समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, ये टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। टॉपिक है, तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निम्न सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला क्या प्राप्त होता है, पहला आप लोग को यही प्राप्त होता है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है, ये पता चलता है कि नहीं। पहला हम लोग का जो है ये पता चलता है कि कौन सा अभिक्रिया, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भाग ले रहा है और कौन सा बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है, और दूसरा का हमारा क्या है, दूसरा का हम लोग देख लेते हैं। ये दूसरा का है कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और कितना उत्पाद में कितना परमाणु या अणु बने, यानी कि कितना भाग लिया और कितना बना, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए कैन, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ा, यहाँ पे देख लीजिए फिर से। कहना क्या चाह रहा है ये कि हम लोग में क्या के कितना अणु भाग लिए और कितना उत्पाद बनाए, उत्पाद में और कितने परमाणु और अणु बने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब बराबर है, यानी कि टू एच टू प्लस O2 ये बनाया है, तो H2O बनाया है, तो 2H2O, तो यानी कि संतुलित करना भी जरूरी है ना। तो इससे हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया से सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे में हो गया, जैसे ऊपर दी गई अभिक्रियाओं से पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर दो जल अणु का निर्माण होता है। समझ में आया? दो जल अणु का निर्माण होता है, मिलकर जल के 2 अणु का निर्माण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग का तीसरा क्या होता है, कि आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। आयतन मतलब क्या होता है, भाग। आयतन मतलब कितना जगह छेका और कितना उसमें सामान हटा सकता है, आयतन का मतलब वही होता है। ठीक है, भोजपुरी भाषा में समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जिससे में H2 है और प्लस O2 है, ये है ना। फिर क्या बनाया है 2H2O, तो यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया है, जल बनाया है। इसका आयतन कितना है, दोनों का सेम होगा। जिससे ऊपर दिए गए उदाहरण से हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से मिलकर जल के 2 आयतन बनते हैं। कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक देख लेते हैं। तो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लासेस आप लोग को समझ में आई होंगी। ठीक है, यह क्लासेस आप लोग को समझ में आई होंगी। देखिए ये सब जितने क्लासेस हैं आप लोग की कराई जा रही है, अब बारी बारी से आप लोग पढ़ते जाइए और कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।
कल हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, अब प्रकार कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, ठीक है। आप लोग कल क्लास के लिए इंतज़ार में रहिएगा। कल हम लोग ये सेशन पढ़ेंगे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और जो बच्चे PDF या नोट्स लेना चाहते हैं तो वह 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम लोग कल रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।